लिए तो हम लोग पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। और इससे पहले आप लोगों को हम बता दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो कि काला कानून भी उसे कहा जाता था, उनमें ये बातें लिखी हुई थी कि किसी भी भारतीयों को शक के आधार पर गिरफ्तार करने का क्या था, प्रावधान था उस कानून में, ठीक है। और तो और बिना मुकदमा चलाए, यानी आप मुकदमा भी उस पर नहीं कर सकते हैं कि क्यों गिरफ्तार किए हैं, ऐसा सब व्यवस्था था। इसी सब के विरोध में बाबू जलियांवाला बाग में एक शांति सभा चल रही थी। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो चलिए देखा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको यहाँ से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। पहली बात है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ठीक, ये वाला। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, अगर लॉन्ग टाइप में पूछे या फिर 2 नंबर में पूछे तो भी आप लोग लिख सकते हैं। तो देखा जाए समझा जाए, 6 अप्रैल को हड़ताल चलने लगा पूरा देश भर में। 6 अप्रैल को क्या होने लगा, हड़ताल होने लगा, ठीक है। और इस हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को दो नेताओं को, एक नेता जिसका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा नाम था क्या, किचलू, ठीक है। ये नाम क्या था, डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू। इनको क्या किया गया, इसी जब हड़ताल हो रहा था तो ये नेता था, तो नेतागिरी कर रहे थे ये, तो अंग्रेज आए और इसको क्या किए, उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो अब नेता को गिरफ्तार कर लिया तो लोगों में स्वाभाविक सी बात है कि जो है हो हंगामा होगा ही। हड़ताल एक तो पूरा देश में चल रहा था, ऊपर से इसके नेता को गिरफ्तार कर लिया। अब और ज्यादा आदमी क्या हो गया, यहाँ पर क्रोधित हो गए अंग्रेजों को लेकर के। तो डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का स्वागत समिति के सदस्य भी थे, साथ ही साथ ये जो है बाबू क्या कर रहे थे, ये जो हड़ताल चल रहा था उसका नेतृत्व भी कर रहा था, ठीक है। तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो लोग का कैसे नहीं होगा, ऐसा करिए एक सभा बुलाइए, सब लोग को बुलाइए, एक जगह एकत्रित करिए और हम लोग मांग करेंगे उसको छोड़ने का अंग्रेजों से, ठीक है। तो इसी गिरफ्तारी के विरोध में, ठीक है, साथ ही साथ बाबू रॉलेट एक्ट भी था जो काला कानून है वो पारित किया गया था, उनके भी जो है बारे में डिस्कस करना था। साथ ही साथ जो है इनके डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों के द्वारा, इनके भी बारे में डिस्कस करना था। तो लोगों ने कहा कि एक जगह फैसला बुलाया जाए, एक जगह जो है लोगों को एकत्रित किया जाए, तब उस पर जो है बहस होगा। जैसे नहीं कोई चीज काम करवाना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, सभा आयोजित करते हैं और उस सभा में सभी लोगों को बुलाया जाता है। जैसे गांव में मारपीट हो जाता है तो पंचायती बुलाते हैं ना जी, 20-25 तो लोगों को बुला करके जो है निपटारा होता है। तो गिरफ्तार कर लिया, तो एक सभा बुलाई गई, कब, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। यही वो खतरनाक दिन था। किनको पता था कि हम सभा में जाएंगे तो जरूर, लेकिन आज वापस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। यही 13 अप्रैल का दिन खतरनाक दिन था बाबू, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। और ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो भी व्यक्ति जलियांवाला बाग हत्या जो गए और वहां जो सभा हो रही थी उसमें जो शामिल हुए बाबू, कोई जिंदा नहीं बचा, ठीक है। जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। सार्वजनिक कहने का अर्थ होता है कि सबको आना है, कोई प्राइवेटली नहीं, जो भी व्यक्ति को आना है आ सकता है। सभा बुलाई गई जहां मजिस्ट्रेट जनरल डायर आया और चारों दीवारी जो जलियांवाला बाग था उसके तरफ चारों तरफ दीवार था और चारों दीवारी पर चढ़ करके सभी सेनाओं को तैनात कर दिया और सबको जो है अंधाधुंध फायरिंग का क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया। सोच सकते हैं आप ये कितनी भयावह घटना होगी। सुन करके ही जो है यहाँ पर जो है आश्चर्य होता है कि सामने से गोली चलते हुए देखा और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हथियार था नहीं हम लोग के पास, है ना। जितने भी लोग थे वो तो उनको क्या पता था कि जो है आज ऐसा होने वाला है। किसी के पास हथियार बंदूक किसी के पास कुछ नहीं था, वो तो साधारण लोग गए थे, वो तो सभा में गए थे, उनकी क्या गलती थी। और ये आकर के अंधुन गोलियां चलवाने लगी, यानी मौत को अपने आंखों से देख रहा था कि किस तरह से मौत हमें आकर के ले जा रही है। ऐसा भयानक घटना हुई, ठीक है। मजिस्ट्रेट जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रही सभा पर गोलियां चला करके 1000 से भी ज्यादा लोगों का मौत के घाट उतार दिया। आप सोचिए ना, गोली लगेगा सीधा तो सीधी सी बात है वो मरेगा ही। और अंधाधुंध गोलियां, एक व्यक्ति नहीं गोली चला रहा था, चारों तरफ से घेर करके चारों तरफ से गोलियां चलाई जा रही थी। लोग किधर भागेगा। जैसे ही गोलियां चलना शुरू हुई लोग भाग दौड़ करना शुरू हो गए, कितना तो दब कुचल करके उसमें मर गए, है ना।
ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, तो चला करके लगभग 1000 लोगों से भी ज्यादा लोग घायल मतलब मार दिए गए, और हजारों से भी ज्यादा लोग वहां पर घायल हो गए। ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में फिर जो है अंग्रेज क्या किया, यहाँ तक ही नहीं रुका अंग्रेज, पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है। और मार्शल लॉ के आड़ में जो है पंजाब में पूरा मारकाट मचाया, पूरा अंग्रेज जो है भारतीयों को क्या किया, मारा पीटा, यहाँ पर लगा करके आतंक का माहौल कायम कर दिया। ये क्यों किया? चुट्टा कहा था कि हम द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपको देश लौटा देंगे, और हम लोग कहा कि देश लौटाइए, अपना देश जाइए, तो इसी में भड़क गया। देख रहे हो अंग्रेज का यहाँ पर चालबाज, तो समझिए, सीखिए, इतिहास से कुछ सीखिए, है ना। हमेशा इतिहास रहा है कि हमेशा जो है ना, दूसरे व्यक्ति को आप पर ज्यादा अहमियत दोगे तो आपका जिंदगी तहस नहस होना तय है, जिस तरह से हमारा देश तहस नहस हुआ था। ठीक है। तो नरसंहार के बाद पंजाब में जो है मार्शल लॉ लगा करके पूरे आतंक का माहौल फैला दिया। इस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। यानी ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों की तरफ से, कहा हम तोरा नाइट की उपाधि बाहर में जाए, लो अपना नाइट की उपाधि, आज से हम भी भारतीयों के साथ है, जो भी लिखेंगे तुम्हारे खिलाफ लिखेंगे, और उन्होंने नाइट की उपाधि त्याग दी। ठीक है। यहां तक क्लियर है बाबू? चलिए आगे समझा जाए चीजों को। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जिसका नाम था बाबू शंकरन नायर, जो कि वायसराय का कार्यकारिणी पद पर था, यानी जो वायसराय उस समय प्रधानमंत्री के पद के बराबर होता था, वो वायसराय के कार्यकारिणी पद पर जो है काम कर रहा था, ऊंचे पोस्ट पर कार्य कर रहा था। ये कौन? शंकरन नायर, जो कि भारतीय थे। कहा, इन्होंने भी जब वो घटना को देखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस तरह से भारतीयों को मारा गया है, तो कहा नहीं करेंगे तुम्हारा काम। सोचिए वो कितनी बड़ी नौकरी थी, वो नौकरी को लात मार करके भारतीयों के साथ आ गया, अब तुमको भी मार करके भगाना है। सोचिए ऐसे ऐसे लोग भी थे उस समय। ठीक है। नायर वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया। साथ ही साथ गांधी जी को जो कैसर हिंद की उपाधि मिली थी अंग्रेजों के द्वारा, वो भी कहा कि तुम्हारा कैसर हिंद तुम्ही को मुबारक हो, अब कुछ नहीं सुनने वाले हैं, अब तो जो है सभी ये जो है असहयोग आंदोलन होगा, मतलब होगा। इन्होंने, गांधी जी ने भी फैसला ले लिया, इन्होंने क्या किया, कैसर हिंद की उपाधि त्याग दिया। कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी, और इसी के साथ जो है बाबू हमारा असहयोग आंदोलन की नींव भी क्या हो गई, तैयार हो गई। इसी बीच कुछ 4-5 दिनों के बाद जो है खिलाफत का मुद्दा उठा दिया। कौन? मुस्लिम लोग। तो आपसे पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो खिलाफत का मुद्दा उठाया, जिसमें मुसलमान लोग क्या कर रहा था, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करने लगा, आंदोलन करने लगा, हड़ताल करने लगा। तो गांधी जी कहा कि चलो भाई, उधर मुस्लिम भी कर रहा है, इधर हिंदू को तो प्रताड़ित किया ही था, तो क्यों ना हम हिंदू मुस्लिम को एक किया जाए। तो खिलाफत में क्या किया था गांधी जी ने, हिंदू मुस्लिम को एक किया था। समझिएगा जरा ध्यान से। चलिए खिलाफत आंदोलन समझते हैं। खिलाफत आंदोलन क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में क्या किया था, ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय, यानी जब ब्रिटेन और तुर्की में युद्ध हो रहा था, तो ब्रिटेन तुर्की को हरा देता है। अब तुर्की का जो सुल्तान था, सुल्तान या फिर खलीफा भी कहा कहीं कहीं रहेगा, या शासक रहेगा, वो हार गया किससे? ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन जीत गया, तो अब जो है तुर्की का जो सुल्तान था उस पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उसको बंदी बना लिया गया। तो चूंकि वो मुसलमान था, कौन था? मुसलमान था। तो अब भारत के मुसलमान में एकता देखो, भारत के मुसलमान कहा कि तुम वहां पर उस तुर्की का जो शासक है, जो कि इस्लामिक जगत का खलीफा माना जाता था, उस पर प्रतिबंध काहे लगाया? उस पर प्रतिबंध हटाओ, नहीं तो हम तुम्हारे यहाँ पे आंदोलन करना शुरू करेंगे, यही पे मारेंगे जो भी अंग्रेज है। मुस्लिम लोग। हुआ तुर्की में, भारत में आंदोलन शुरू हुआ। सोचिए, ये था खिलाफत मुद्दा। चलिए देखा जाए फलस्वरूप। देखिए, ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया, यानी जो साम्राज्य था ऑटोमन साम्राज्य, उसको तहस नहस कर दिया। तुर्की के सुल्तान को अपने प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया। कौन? अंग्रेज लोग। यानी तुर्की हार चुका था, तो तुर्की को जो है यहाँ पर उसके सत्ता से क्या कर दिया, हटा दिया गया। उसके जो खलीफा था उसको हटा दिया गया। तो इसमें जो है मुसलमानों को गुस्सा आ गया कि तुम ऐसा क्यों किया। अब कहा, धमकी देने लगा कि यहाँ तो वहां पे सब कुछ ठीक करो, नहीं तो हम यहाँ से आंदोलन करेंगे। कौन? मुस्लिम लोग, भारत के मुस्लिम लोग। चलिए समझा जाए चीजों को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर कहता है, चूंकि ऑटोमन साम्राज्य का जो शासक था, ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की, ऑटोमन साम्राज्य का जो शासक यानी तुर्की का सुल्तान,
इस्लामी संसार का क्या हुआ करता था बाबू? खलीफा हुआ करता था। खलीफा का मतलब हो गया शासक, वो शासक हुआ करता था, ठीक है। अतः भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया जाने वाला यह दुर्व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। यानी जो मुसलमानों के साथ यह दुर्व्यवहार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, यह पसंद नहीं आया। इसीलिए अंग्रेजों का कहना था कि हम यहाँ पर आंदोलन छेड़ देंगे, या तो आप वहां पर वो सब कुछ ठीक करिए, उसको आजादी दीजिए, नहीं तो हम यहाँ आंदोलन करेंगे। मुसलमानों का कहना था, ठीक है। भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए जाने वाले वादा खिलाफी के विश्वासघात के रूप में देखते थे। अतः 1920 ईस्वी के प्रारंभ में भारतीय मुसलमान ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। यानी ब्रिटेन जो तुर्की पर कब्जा करके रखा था, कहा यहाँ के भारतीय मुसलमानों ने कहा कि आप जो है क्या करिए, जल्दी से तुर्की के जो खलीफा है उसको सब कुछ न्याय दीजिए, उसको सब कुछ ठीक कीजिए, नहीं तो हम यहाँ से आंदोलन करेंगे। तो अंग्रेज कहाँ सुनने वाला था, का तुम करो जो करना है करो। तो इसलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया, ठीक है भाई। चलिए, खिलाफत आंदोलन के क्या मांग था जरा उनको देखा जाए। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर में देखा। तो गांधी जी देखता है कि मुस्लिमों अंग्रेज के खिलाफ है, हम लोग भी अंग्रेज के खिलाफ है, तो दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो तो मेरा दोस्त ही हुआ। तो काहे न मुस्लिम और हिंदू को एक किया जाए, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम जब एक होगा तो अंग्रेज को मार करके भगाने में आसानी होगा, है कि नहीं है। क्योंकि मुस्लिम भी लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, हम लोग तो लड़ ही रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो कहा कि ऐसा हो, एक किया जाए। तो गांधी जी मुस्लिम एकता को क्या किया, इसे एक अवसर के रूप में देखा, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को क्या किए, एक किए। खिलाफत आंदोलन ने 3 सूत्री मांग पर पत्र तैयार किया। यानी खिलाफत आंदोलन का जो मांग था वो 3 मांग था। यानी जो खिलाफत आंदोलन हो रहा था, मुस्लिम जो कर रहे थे खिलाफत आंदोलन, इसका 3 मांग था। पहला मांग देखा जाए क्या है बाबू, तो पहला है तुर्की का जो सुल्तान जो कि खलीफा कहलाता था, पर्याप्त लौकिक अधिकार प्राप्त किया जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा किया जाए। यानी यहाँ के मुसलमानों को कहना था, जो अंग्रेज जो तुर्की को पराजय करके उसको विघटित कर दिया था, उसको सत्ता से वंचित कर दिया था, तो अंग्रेज यहाँ के मुसलमानों को कहना है कि पहली बातें तो वहाँ जो तुर्की का सुल्तान है उसको सब कुछ दिया जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा करेगा, और नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा, ठीक है। चलिए, अरब प्रदेश को मुस्लिम शासक खलीफा का दिन किया जाए। यानी जो भी अरब कंट्रीज है उसको मुस्लिम शासक को सौंप दीजिए और आप वहां से हटिए। सोचिए इतना बड़ा वो जो है इस आंदोलन से अंग्रेजों को कह रहा था। खलीफा को मुसलमान के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। यानी मुसलमानों का जितने भी पवित्र स्थल है, जैसे मक्का हो गया, ये सब पवित्र स्थल है, तो उसको क्या किया जाए, वहां पर मुसलमानों का को संरक्षक बनाया जाए ताकि वो उसका रक्षा कर सके। तो ये टोटल 3 मांग था खिलाफत आंदोलन का, ठीक है। और गांधी जी तो कहा कि यही मौका है हिंदू मुस्लिम को मिला देने का। क्लियर है बाबू। तो चलिए, अब 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में कोलकाता अधिवेशन की प्रस्ताव पुष्टि की गई तथा स्वशासन की जगह स्वराज की लक्ष्य प्राप्ति किया गया। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर नागपुर अधिवेशन में ये कहा गया कि अब हमको स्वशासन नहीं चाहिए। स्वशासन का अर्थ होता है, जो अंग्रेज कहते थे कि हम आप में स्वशासन लाएंगे, अच्छा शासन लाएंगे, का अब तोरा अच्छा शासन गया तेल लेने, अब हमको अपना स्वराज चाहिए। तुम जाओ अपना शासन लंदन में करो, ब्रिटेन में करो, इंग्लैंड में करो, अब मेरा देश वापस चाहिए, अब हमको स्वराज चाहिए। और ये जो है अब किसकी मांग करने लगा, स्वराज की मांग करने लगा। यानी यहाँ पर मेरा पूर्ण रूप से हम मेरा देश छोड़िए, हमको आजाद करिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए आगे समझते हैं हम चीजों को। चलिए, तो इस तरह से जो है हमारा असहयोग आंदोलन शुरुआत होता है। तो चलिए आइए बात करते हैं हम लोग असहयोग आंदोलन पे। असहयोग, असहयोग का अर्थ से ही पता चल रहा है, अगर इसको तोड़ोगे तो असहयोग यानी सहयोग नहीं देना, ठीक है, सहयोग नहीं देना। तो सहयोग नहीं देना किसका, यानी जितने भी भारतीय लोग थे जो अंग्रेजों के अंदर काम कर रहे थे, चाहे सेना में हो, चाहे उसके घर में झाड़ू पोछा करता हो, चाहे उसके फैक्ट्रियों में काम करता हो, चाहे उसके कोर्ट में काम करता हो, सभी व्यक्ति को यह कहा गया कि उसका हर चीज को छोड़ करके इस आंदोलन में भाग लीजिए। जो भी उसके स्कूल में पढ़ता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, छोड़ो इंग्लिश मीडियम स्कूल को नहीं पढ़ना, हम लोग खुद का स्कूल बनाएंगे। और सही बात है बाबू, यहाँ पर कई सारे स्कूल और कॉलेज की स्थापना भी हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान।
ठीक है। तो इतने इतने महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। तो चलिए आइए असहयोग आंदोलन के बारे में बात करते हैं। ये सबसे वीवीआई है बाबू, इनसे क्वेश्चन जरूर रहेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में। असहयोग आंदोलन आपका लॉन्ग टाइप में भी पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या निकले, एक एक चीज के समझिएगा, कहानी की तरह हम आपको बताने वाले हैं। और जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना बहुत लिखा हुआ बाबू असहयोग आंदोलन, उतना लिख नहीं पाइएगा, याद तो कर पाना संभव नहीं है। इसलिए समझिए हुआ क्या क्या था, एक एक तरह से स्टेप समझेंगे। तो देखिए ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था बाबू, इसका 3 कारण था। पहला कारण देखिएगा, खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत का मुद्दा अभी तुरंत आपको समझाए हैं कि जो है तुर्की के प्रति जो ब्रिटेन जो है उसको हरा दिया था, उसको सत्ता से विघटित कर दिया था, तो इसके खिलाफ भारत के मुसलमान आंदोलन कर रहे थे। पहला खिलाफत का मुद्दा। दूसरा, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। पंजाब में मार्शल लॉ लगा करके भारतीयों को खूब प्रताड़ित किया गया था। तीसरा, आपको स्वराज की प्राप्ति करना, जो कि अभी जो है नागपुर अधिवेशन का बात अभी हम आपको बताए हैं कि स्वराज की प्राप्त करना, अब स्वशासन की जगह किसका बात चल रहा था, स्वराज का। और बाबू उधर रॉलेट एक्ट का तो बात था ही, उसका गुस्सा तो गया ही नहीं था। जलियांवाला बाग हत्याकांड गया ही नहीं था उसका गुस्सा। ठीक है। तो इन सब कारणों के वजह से जो है हमारा क्या हुआ, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है। साथ ही साथ साइमन कमीशन भी इसके बीच में आया था। तो साइमन कमीशन के भी जो है यहाँ पर वो भी एक मेन महत्वपूर्ण कार्य था, जो कि असहयोग आंदोलन को होना था। तो हर एक चीज को आप लोगों को समझाएंगे, बने रहिए आप लोग, समझिए चीजों को। तो असहयोग आंदोलन जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये प्रथम जन आंदोलन था, यानी असहयोग आंदोलन में पूरे भारत के लोग शामिल हुए थे। किन सब चीजों को देख करके, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, खिलाफत का मुद्दा हो गया, चूंकि मुस्लिम भी अब क्या हो गए, इस आंदोलन में शामिल हो गए, पूरे देश के लोग शामिल हो गए, इसलिए यह प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है। अब इस आंदोलन के जो है होने के प्रथम 3 मुख्य कारण थे, कौन कौन, तो आप लोग देख लीजिएगा। खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार के बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, और तो और जो हमारा लास्ट है, स्वराज की प्राप्ति करना। इसलिए यह आंदोलन चलाया गया। ठीक है। तो चलिए देखा जाए, इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रमों को अपनाया गया, यानी यह जो आंदोलन चलाया गया तब, एक बात बताइए, कोई चीज शुरू हो गया, कोई कार्यक्रम शुरू हो गया, तो कोई उसका मकसद होता है ना जी, क्या करना है। आंदोलन शुरू किए तो आंदोलन में करना क्या है, कुछ तो कार्य होगा ना। तो आंदोलन में 2 तरह के जो है कार्यक्रमों को, 2 तरह के चीजों को अपनाया गया। समझिएगा, पहला पहला अंग्रेजी सरकार को कमजोर करना, यानी जितने भी अंग्रेज, मतलब अंग्रेजी सरकार है उसमें तो भारतीय अंग्रेज कम था, भारतीयों की संख्या ज्यादा थी। जो काम कर रहा था, उसके घर में झाड़ू पोछा से लेकर के उसके फैक्ट्रियों तक काम भारतीय कर रहे थे। सब काम छोड़ देगा तो करेगा कि अंग्रेज अपना से खाना बनाएगा, अंग्रेज अपना से घास छीलेगा, अंग्रेज अपना से फैक्ट्री में जाएगा काम करने, नहीं। तब उसका जो सरकार है, अंग्रेज के जो सरकार है उसको कमजोर करना था। साथ ही साथ नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसक कार्य करना, और तो और देखा जाए जिसके अंतर्गत उपाधियों एवं नैतिक पदों का त्याग करना, यानी जिसको अंग्रेज के तरफ से जो उपाधि मिली थी, सब उपाधि त्याग दो, अंग्रेज से कोई मतलब नहीं रखना है, अंग्रेज को जो है पराजित करना, अंग्रेज के सरकारों को क्या करना है, गिराना है। तो नैतिक पदों का त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार करना, यानी जितने भी सरकारी समारोह होते हैं जो अंग्रेज के द्वारा किए जाते हैं उसका बहिष्कार करना, कहीं अंग्रेज का समारोह नहीं जाएंगे, ना ही होने देंगे, उसका बहिष्कार करना। साथ ही साथ सरकारी स्कूलों एवं कॉलेज का बहिष्कार करना, यानी जो सरकारी स्कूल एवं कॉलेज है जो अंग्रेज बनाए थे अपना इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसमें भारतीयों के भी कुछ कुछ बच्चे पढ़ते थे, कहा नहीं पढ़ने जाएगा, अब क्या करना है, नहीं पढ़ेगा, हम लोग खुद का अपना विद्यालय स्थापित करेंगे। इस आंदोलन का मकसद था, समझिए जरा ध्यान से, इसका उद्देश्य क्या था, सरकारी स्कूल कॉलेजों का क्या करना, बहिष्कार करना, विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार करना, यानी जो भी चुनाव अंग्रेज करवाता था, पूरा चुनाव उनाव कुछ नहीं लड़ेंगे, हम सब एक है, तुम भागो यहाँ से, बाद में हम लोग चुनाव उनाव लड़ लेंगे, यानी कुछ मानता ही नहीं था अंग्रेज की बातों को। ठीक है। बहिष्कार करना तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करना शामिल था, यानी जो विदेशी वस्तु था, जो इंग्लैंड से आता था, फैक्ट्रियों से बन करके जो माल आता था, जो अंग्रेज बेचता था, कहा कि तुम्हारा हम ना तो कोई वस्तु छुएंगे, ना तो तुम्हारा बनाया हुआ सामान खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे। अब लीजिए, भार अंग्रेज का दुकान बंद होने लगा। इतना भयानक ये आंदोलन चला बाबू, टोटल 2 साल तक चला था। अंग्रेजों का हालत खराब हो गया था, कोई उसके दुकान से सामान नहीं लेता था, उससे कोई व्यापार ही नहीं करता था। असहयोग, कोई सहयोग नहीं देना है, उसके यहाँ कोई काम ही करने नहीं जाता था। लो क्या करेगा,
बात ही नहीं कोई मानता था। और आप अकेले रहिएगा तब ना आपको दू झापर मार करके उधर कर देंगे। पूरा देश खड़ा था, पूरा देश में यही चल रहा था। क्या करोगे? कुछ नहीं, कोई कानून लागू नहीं हो रहा था। अंग्रेज बहुत परेशान हो गया था बाबू, ठीक है। अंग्रेज को मौका सोच रहा था कि सब कोई गलती करे। महात्मा गांधी पहले बोल दिया था गलती नहीं। क्या चीज का रास्ता अपनाना है? आप लोग को बताया है ना, अहिंसा। कोई गलती नहीं, एक झापर तक नहीं अंग्रेज को मारना है। नहीं तो खोज ही रहा है कि किधर से गलती करे भारतीय, ताकि इस पर जो है हम फिर कोई कानून लगा करके इस सबको प्रताड़ित करे या फिर इस आंदोलन को तोड़े। लेकिन गांधी जी पहले कह दिया था कोई गलती नहीं, एक झापर मारेगा दू झापर और खा लेना, लेकिन इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से करना है। तभी जाकर के हमें क्या मिलेगा? आजादी मिलेगा। तो पहला आपको बता दिए कि क्या क्या चीजों का करना था। दूसरा, द्वितीय कार्य के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना। यानी जो कोर्ट था उस समय अंग्रेज ही थे कोर्ट में बैठल, तो जो भी कुछ होता था तो कोर्ट जाता था तो अंग्रेजवा अपने तरफ से फैसला सुनाता था। का तोरा कोर्ट वोट को कुछ नहीं मानने वाले हैं, अब हमारा पंचायत में जो कुछ होगा हम अपना पंचायती बैठाएंगे। जैसे गांव सब में पंचायत होता है, 10-20 आदमी बैठता है, पंच जिसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बीच फैसला होगा, हम तुम्हारा कोर्ट वोट नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना, ताकि स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी पढ़ाई जारी रख सके। क्योंकि जो कॉलेज में पढ़ते बाबू 18 साल से ज्यादा होते हैं, वो तो और खतरनाक होता है कॉलेज वाला विद्यार्थी सब, वो सब उमरे होता है, सब क्रांतिकारी आंदोलन करने वाला। तो गांधी जी कहा कि जो बच्चा मान के चलिए अंग्रेज जो सरकार थे वो तो अपना स्कूल कॉलेज खोल के रखे थे, तो अब स्कूल कॉलेज में हम लोग बच्चा को भेज नहीं रहे हैं, तो नहीं जाएगा तो उसका पढ़ाई बर्बाद होगा। तो कहा नहीं, अब जो बच्चा पढ़ाई छोड़ा है इधर विद्यालय स्थापना करो और इसका पढ़ाई जारी रखना है, ठीक है। चूंकि भारत के ही मास्टर जाते थे उसके स्कूल में पढ़ाने, अब भारत के ही विद्यार्थी जाते थे पढ़ने, तब मास्टरों पढ़ाना जाके छोड़ दिया, अब विद्यार्थियों छोड़ दिया। तो कहा ऐसा काहे नहीं करेंगे कि स्कूले कॉलेज खोल दो ताकि बच्चे यहाँ पर पढ़ सके। तो उनके लिए भी विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना किया गया, ठीक है। साथ ही साथ जो है स्वदेशी को अपनाना। स्वदेशी का अर्थ होता है बाबू कि अपने देश की चीजों को अपनाना, विदेशी वस्तु को हाथ तक नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे अभी जो दूसरे देश से सामान आता है, चाइना का जैसे सामान आता है, दीपावली में देखिएगा बहुत सारा झालर मोती अदरन फदरन लटका देता है घर पे, वो कहाँ से आता है? विदेशी वस्तु है। तो विदेशी वस्तु को हाथ तक नहीं लगाना है, अपना वस्तु जो है स्वदेशी अपनाना। चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना, यानी चरखा और खादी, आप लोग देखिएगा पहले खादी वस्त्र आता था, जानते हैं आप लोग? अभी तो आप लोग वेस्टर्न टाइप का वस्त्र पहनते हैं, पहले खादी टाइप का, खादी वाला कपड़ा नहीं पहने हैं क्या? नहीं, आप लोग जानते हैं। खैर चलिए, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है। खादी वस्त्र आता था, ठीक है। तो खादी को जो है लोकप्रिय बनाना। तिलक स्वराज कोष हेतु, यानी जो हमें स्वराज की मांग था उसके फंडिंग हेतु 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना। यानी इस आंदोलन का मुख्य मांग था कि अब मान के चलिए, एक बात बताइए, अब कोई नौकरी उकरी छोड़ करके, अंग्रेज का नौकरी उकरी छोड़ करके इसमें आया तो उसको थोड़ा बहुत रुपया भी पैसा देना। अब आंदोलन करने के लिए कुछ खर्च भी होते हैं, तो उन्होंने 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना भी इसका मुख्य मकसद था, तथा 20 लाख चरखा का संपूर्ण भारत में वितरण करना था। यानी इसमें 2 तरह के कार्यक्रम अपनाए गए थे। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस आंदोलन के मकसद क्या थे और इस आंदोलन में क्या क्या कार्य किया जाना था। एक तरफ तो ये कि पूरा जो है अंग्रेज को नैतिक रूप से अंग्रेज के सरकार को कम करना था, उसके विद्यालयों का बहिष्कार करना था, उसके सामानों को बहिष्कार करना था, उसके उपाधियों का बहिष्कार करना था, सब अपना उपाधि रिटर्न किया, उसके सरकारों का बहिष्कार करना था। तो दूसरी तरफ यहाँ जो विद्यालयों में जो और कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ाई छोड़े हैं उसके लिए विद्यालय कॉलेजों का स्थापना करना था, ठीक है। साथ ही साथ खादी वस्त्रों का जो है अपनाना था। जो हमारे यहाँ जो खुद का वस्तु है जैसे स्वदेशी वस्तु, इनको अपनाना था, ठीक है। अब इसी से अंग्रेज का तो पता चल गया कि अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। कोई उसके दुकान में सामान ही नहीं लेने जाता था। जा बैठल रहो, मक्खी मारते रहो, हिलाते रहो पंखा। अब दुकान खोल लियो, सामान नहीं कोई खरीदेगा। चूंकि आप एक बात बताइए, आप भारत में आए हैं, अंग्रेज से ज्यादा भारतीय है, अब भारत के लोग सामान नहीं खरीदता था, जा क्या करोगे? तो दिक्कत होने लगा, सबको परेशानी होने लगी थी, ठीक है। चलिए आगे समझा जाए। अब समझते हैं आंदोलन का प्रारंभ।
तो ये आंदोलन जो है आपका बाबू असहयोग आंदोलन, हालांकि 1920 में इसकी नींव तैयार हो गई थी और पूर्णतः इस आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो जनवरी 1921 में हुआ था। लेकिन 20 में ही इसकी नींव तैयार कर दी गई थी, तो इसलिए असहयोग आंदोलन 1920 बोला जाता है। यानी असहयोग आंदोलन शुरुआत कब हुई थी, 1920 ईस्वी में। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो जनवरी महीना में शुरू हुआ था। तो कुछ दिन पहले ही तो बाबू जो है इस 1921 कब जनवरी में आ गया, तो ये जनवरी को पूर्णतः शुरू हो गया, लेकिन नींव इसका 1920 में ही रखा गया था, इसलिए असहयोग आंदोलन 1920 मारना है। ठीक है, तो जनवरी सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन को सफलता मिली और पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चलने लगा। हिंदू मुस्लिम एक हो गए, कोई भी अंग्रेज का बात नहीं मानता था, कोई भी अंग्रेज को साथ नहीं देता था, सब अंग्रेज का जो है सपोर्ट करना छोड़ दिया, उसके विद्यालयों का त्याग कर दिया, खुद का विद्यालय यहाँ पर बनाया गया। समझ में आ रहा है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, कोई विदेशी कपड़ा नहीं पहनता था, जीन्स टी शर्ट नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, यहाँ खुद का कपड़ा अपना धोती कुर्ता ये सब पहनता था। सोचिए हम लोग आजादी के लिए क्या क्या नहीं किए हैं। ठीक है, बहिष्कार एवं छात्रों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार जारी रहा। छात्र भी कहा कि हम तुम्हारे विद्यालय में नहीं पढ़ने जाएंगे, क्योंकि छात्रों के भी साथ भेदभाव होता था, छात्र स्कूल कॉलेज में पढ़ने नहीं जाते थे और उसका बहिष्कार जो है और आंदोलन जारी रहा। ठीक है, फिर कहता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों, जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षणिक स्थान भी स्थापित हुए। यानी इसी दौरान बाबू भारतीय लोग अपना खुद का यूनिवर्सिटी और विद्यालय भी यहाँ पर बनाया ताकि बच्चे अपना पढ़ाई जारी रख सके। ठीक है, सोचिए। ठीक है, संस्थानों की स्थापना की गई। मोतीलाल नेहरू कौन थे बाबू, जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बड़े बड़े बैरिस्टर, यानी ये वकील थे बाबू, और ये वकालत किसमें करते थे, अंग्रेजों के कोर्ट में करते थे और अच्छा खासा पैसा कमाते थे। लेकिन ये भी कहा गया, ये सब चीजों को देखते हुए जब भारतीय एक हो गए, ये सब चीजों को देखते हुए उन्होंने अपना बैरिस्ट्री छोड़ दिया कि नहीं करेंगे तुम्हारे जो है हम अदालत में बैरिस्ट्री, हम जाते हैं अपना भारतीयों के साथ आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े बड़े बैरिस्टरों ने अपनी चलती हुई वकालत, यानी अच्छा खासा वकालत चल रहा था, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, उन्होंने लात मार करके भारतीयों के साथ आ गया। ठीक है, तो इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। प्रिंस ऑफ वेल्स का भी स्वागत 17 नवंबर 1921 ईस्वी में मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया और यह जो आंदोलन है बाबू सफलता पूर्वक चल रहा था। टोटल 2 साल चला। सोचिए ना, यहाँ पर किसी व्यक्ति का 1 महीना में हालत खराब हो जाता है और यह आंदोलन 2 साल तक चला। तो अंग्रेज को किस तरह से जो है यहाँ पर बुरा तरह से झटका लगा। अंग्रेजों को लगने लगा कि अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, छोड़ करके जाना ही बेहतर होगा। लेकिन अंग्रेज ताक में था कि किस तरह से कहीं ना कहीं भारतीय गलती करेगा, और गलती करेगा तो इसके बाद थूट देंगे पकड़ के, क्योंकि सरकार तो नहीं के हाथों में थी। गांधी जी पहले ही बोल दिए थे कि कोई गलती नहीं करना है, लेकिन होता है ना, कहीं ना कहीं आवेश में आकर के गलती हो जाती है। लोग हद तक कोशिश करने का मतलब अपने गुस्से पर कंट्रोल करने का कोशिश करता है, लेकिन अंग्रेज बार बार उसको टॉर्चर करता था, पिन चढ़ाता था। आप लोग नहीं देखते जले पे कोई नमक छिड़काएगा, एक तो ऐसे कष्ट में जा करके चिढ़ा देता था, टोन देता था, मार देता था। लेकिन फिर भी गांधी जी के बातों पर यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, मतलब अपने आप पे कंट्रोल करके रखे थे। लेकिन यही चीजें एक बार अनकंट्रोल हो गई बाबू। ठीक है, जरा समझा जाए, सरकार ने इस आंदोलन को क्या कहा, गैर कानूनी करार दे दिया। कई जो आंदोलन है गैर कानूनी है, कोई कानूनी नहीं है। तो गांधी कहता कानूनी नहीं है, हम कर क्या रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं किसी का, नहीं नुकसान तो नहीं कर रहे, तो फिर गैर कानूनी कैसे। भाई गैर कानूनी कब होगा, जब हम किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, जब हम किसी का नुकसान कर रहे हैं, तभी ना गैर कानूनी हुआ। तो अंग्रेज कहता है गैर कानूनी हुआ। गैर कानूनी कैसे हुआ, तो गांधी जी बताया। तो फिर कहता है कि लगभग जो है, यानी वो गैर कानूनी करार देते हुए, यानी अपना बयान देते हुए 30,000 क्रांतिकारियों को क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, 1-2 नहीं, 30,000 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। अब तो और गुस्सा आ गया कि हम तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, अब आंदोलन नहीं करेंगे क्या, हड़ताल नहीं करेंगे तो हमारा अधिकार है। गैर कानूनी कहां से आ गया, जबकि अंग्रेज गैर कानूनी बता करके 30,000 से ज्यादा क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जी ने सरकार को सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी भी दी। यानी जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कहा कि देखिए आप गिरफ्तार किए हैं, गलत किया, हम लोग कोई नुकसान नहीं किए हैं, हम लोग कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया, हम लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं, हमारा मन है आपका सामान नहीं खरीदने का। तो गैर कानूनी कहां से आ गया,
ये तानाशाही नहीं चलेगी। अगर ऐसा किए तो जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करेंगे। तो अंग्रेजों पर ज्यादा इसका असर नहीं पड़ा। ठीक इसी बीच अब लोगों में ज्यादा, अब 30,000 लोग गिरफ्तार हो गए, किसी का भाई किसी का पति गिरफ्तार हो गया। अब इस सब में ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो अब क्या किया जाए। अब देखिए इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में, यानी राजनीतिक एक जुलूस निकाला जा रहा था, यानी जा रहा था अपना जुलूस निकाल करके कि हमारी मांगे पूरी करो, जुलूस जुलूस निकाला जा रहा था। इसी बीच अंग्रेज आया, एक गोली चला दिया, फायरिंग कर दिया। ठीक है, अब फायरिंग जो चला था, देखिए फायरिंग के विरोध में भीड़ ने, यानी जो जुलूस जा रहा था, ऐसे गिरफ्तार कर लिया 30,000 को। कितना रोकोगे, कभी ना कभी आग जो लपट रहा है वो फूटेगा ही। तो लोग क्या किया, वो जो जुलूस जा रहा था, भीड़ जा रहा था, पुलिस वाले को पकड़ करके जो है ना, मतलब मारने के लिए दौड़ा, लाठी डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ा। अब जुलूस में आप लोगों को पता है झंडा लेकर के जाता है, लाठी रबे करता है। अब इसको मारने के लिए दौड़ा, ये लोग भागना शुरू किया। तो भागते भागते पुलिस वाला भाग रहा था, इधर से जुलूस दौड़ रहा था। ठीक है, तो समझिएगा ये लोग जो है, पुलिस वाला भागते भागते कहाँ पे पहुंच गया, तो वही चौरा चौरी पर एक पुलिस चौकी है, पुलिस स्टेशन जिसको कहते हैं। अब पुलिस वाला अपना जान बचाते बचाते कहाँ भाग गया, पुलिस स्टेशन भाग गया। अब स्टेशन में घुस गया, उनको लगा कि है थाना है, थाना में नहीं है ना आएगा लोग। पूरा भीड़ था, एक दो लोग रहता तबे ना बर्दाश्त करता, पूरा भीड़ ही शामिल था, पूरा गांव वाला शामिल था। अब का रुको तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब क्या किया, थाना के अंदर जो है पूरा भीड़ जो था, लोग जो था, थाना के अंदर घुस गया। अब अंग्रेजों को लगा कि छोड़ने वाला नहीं है, तो वो क्या किया, जो जेल होता है ना, जेल के अंदर घुस गया। जेल के अंदर घुस करके, अंदर से भी लॉक होता है, अंदर से लगा लिया। अब कहा मारो, कैसे मारोगे, मतलब जेल में बंद गया, अब हम सुरक्षित है सब। और उस पुलिस स्टेशन में टोटल 22 पुलिस वाले थे, सब अपना अपना बंद हो गया। कहा रुको तुमको हम बताते हैं। अब खतरनाक खतरनाक लोग भीड़ में होता है, गुस्सा तो था ही, गोली चलाएगा तुम। अरे जाओ, करवाते, ये क्या कहते हैं जी, किरासन तेल लेके आओ। ठीक है, पूरा जो है तेल मंगाया, तेल लेकर के, भीड़ गांव था, गांव में आपको पता ही है, मटिया तेल को ही किरासन तेल कहते हैं ना। मंगाया, पूरा छीट दिया। और पहले तो क्या किया कि इधरों से गेट लगा दिया, बाहरों से दरवाजा में लॉक होता है, गेट लगा करके ताला मार दिया, अब निकलो तुम लोग, कैसे निकलोगे। और पूरा किरासन तेल बाबू छीट करके आग लगा दिया। सोचिए ऐसा घटना था, और 22 पुलिस वालों को वहां पर जिंदा जला दिया। हो गया हिंसक, हो गया ना हिंसा। गांधी जी पहले बोला था गलती नहीं करने का, लेकिन अब गलती कर दिया। और एक दो छोटा मोटा गलती नहीं, 22 पुलिस, पुलिस वाला और पुलिस स्टेशन जला देना कानून के विरुद्ध हो गया। अंग्रेज को तो यही मौका था, 22 गो ना गया, 22 गो मरा, अंग्रेज कौन दिक्कत है, अंग्रेज को तो चाहिए था मौका कि थूड़े पकड़ के किसी न किसी तरह से गलती करे ये लोग। और गलती कर दिया, चौरा चौरी हत्याकांड हो गया। अब क्या किया बाबू, थाना ने भीड़ पर हमला करके 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 पुलिस कर्मियों को क्या कर दिया, जिंदा जला डाला। अब गांधी जी को लगने लगा कि अंग्रेजों को दाब मिल गया, अब अंग्रेज छोड़ने वाला नहीं है। और गांधी जी ने गया लोगों के बीच, और यह जो है आंदोलन जो 2 वर्षों से चल रहा था बाबू, 1 साल और चल जाता तो हालत खराब हो जाता अंग्रेजों का, अंग्रेजों को लगभग छोड़ना पड़ता भारत। लेकिन यह जो है आंदोलन सफल होने से पहले ही क्या हो गया, ऐसा घटना हो गया। और गांधी जी गया, और देखिए 12 फरवरी, देखिए जरा समझिएगा, 5 फरवरी को ये हो गया हमला, और 12 फरवरी को जो है गांधी जी ने कहा 1922 को कि हम ये आंदोलन को स्थगित करते हैं। स्थगित का मतलब हम रोकते हैं, मतलब यूं समझो कि एक ऐसा झटका लगा लोगों को पूरे देश में कि इस आंदोलन को हम रोकते हैं। अब क्या होगा बाबू, इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं, कहिए कैसे। एक बात बताइए, जब तक आंदोलन चल रहा था तब तक सब लोग साथ थे, आंदोलन के नाम पे साथ थे ना जी, जुलूस के नाम पे साथ थे। लेकिन जैसे ही आंदोलन रुका, सब अपना अपना रास्ते, हिंदू अलग हो गया, मुस्लिम अलग हो गया। अब उनको ज्यादा डर था जो अंग्रेज से काम, अंग्रेज के यहाँ काम छोड़ करके इस आंदोलन में शामिल थे। अब अंग्रेज तो उसको छोड़ेगा नहीं, अब काम तो छोड़ दिया है, अब जाएगा कहाँ, क्योंकि आंदोलन थे तो सब लोग साथ थे, उसके घर में आग लगाया तो सब दौड़ता था। अब आंदोलन खत्म तो दूसरा दूसरा से कौन मतलब रखता है, मतलब रखता है जी। अब यही सब डर सताने लगा, अब होगा तो होगा क्या, अंग्रेज पकड़ पकड़ के मारेगा। सब लोगों को झटका लगने लगा, सब लोग महात्मा गांधी को गाली देने लगा, काहे तुम रोक रहे हो, काहे रोक रहे हो। वो पहले बोल दिया था भैया आम
हिंसा का साथ नहीं दे सकते, तुम लोग गलती किए हो। 22 पुलिस वाले को जिंदा नहीं जलाना चाहिए था। तो लोगों ने कहा कि वो जो गोली चलाया तो इसका कोई जवाब ही नहीं था। तो इसलिए 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के निर्णय अनुसार यह आंदोलन क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च में 1922 ईस्वी में गिरफ्तार भी कर लिया। यानी गांधी जी का कि ऐसा घटना हमारे द्वारा हुआ, हम इस आंदोलन को चला रहे थे, हमको गिरफ्तार कर लीजिए, इन लोगों को छोड़ दीजिए। और देखिए, गलती तो लोग किया था, जुलूस किया था ना, भीड़ किया था, लेकिन गिरफ्तार वो खुद हो गए। और उसे मार्च में 1922 ईस्वी को गिरफ्तार करके 6 साल के लिए क्या कर दिया गया, कारावास यानी जेल में बंद कर दिया गया। अब जेल में बंद गया महात्मा गांधी, नेता गया, इधर एक एक करके अंग्रेज चूरना शुरू किया सबको। बहुत आंदोलन कर रहा था, काम छोड़ के आया है, एक एक करके कूटना यहाँ पर शुरू किया। समझा जाए, असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने और गांधी जी की गिरफ्तारी कारण खिलाफत का मुद्दा का भी अंत हो गया। यानी खिलाफत मुद्दा के कारण जो मुस्लिम हिंदुओं के साथ हुए थे वो भी, उसका भी अंत हो गया, खिलाफत मुद्दा भी नहीं मिला। उन मुस्लिम को लगा कि इस आंदोलन के साथ है तो खिलाफत का आंदोलन भी, खिलाफत का जो मुद्दा है हमारा, 3 सूत्री जो मांग है वो भी पूरा हो जाएगा, लेकिन उसका भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भी भंग हो गई, यानी हिंदू मुस्लिम जो एक थे, जैसे ये आंदोलन रुक गया, सब अपने अपने रास्ते हो गए, तथा संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। यानी जाति धर्म पे लड़ना फिर शुरू हो गया, और ना ही स्वराज की प्राप्ति हुई। यानी इस आंदोलन के करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। लेकिन हद तक हम लोग अंग्रेजों के कमर तोड़ चुके थे, लेकिन कुछ गलतियों के कारण ये आंदोलन स्थगित हो गया। ठीक है, और ना ही पंजाब के अन्यायों का निवारण हुआ, और फिर वही स्थिति पैदा हो गई। हाँ, हालांकि ये अलग बात है कि नहीं हुई, लेकिन यह आंदोलन एक चीज तो सिखाता है कि सब लोग अगर एक हो जाए, एकता की भावना हो, तो हर चीज को बदला जा सकता है। पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि पूरा देश में यह आंदोलन चला और पूरे देश के लोग क्या हो गए, साथ हो गए। लेकिन इन असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन ने महान उपलब्धि हासिल की और संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलन में उठा था। तो ये था बाबू असहयोग आंदोलन। तो यहां से असहयोग आंदोलन का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे। पहला कारण, तो कारण लिखिएगा, खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। आप रॉलेट एक्ट भी दे सकते हैं, जो है यहाँ पर इसका जो है कारण। ठीक है, 3-4 कारण लिखिएगा। फिर पूछेगा इसका परिणाम क्या हुआ, तो बाबू परिणाम क्या निकला। परिणाम तो ही निकला ना कि 1922 ईस्वी में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ, जिस कारण से महात्मा गांधी ने इसे स्थगित कर दिया, और तो वो उसे गिरफ्तार भी कर लिया। और इस आंदोलन का परिणाम यह निकला कि ना तो हमें स्वराज की प्राप्ति हुई, ना तो खिलाफत का मुद्दा संपूर्ण हो पाया। तो इस तरह से आप लोगों को कहानी के माध्यम से हम समझाने का कोशिश किए हैं। इतना है ये आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही।